नमस्कार। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम हो, इंटर लेवल का एग्ज़ाम हो या वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो, इस पोर्शन से पॉलिटिकल साइंस के इस छोटे से टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस दिया जाता है, उस सारे सब्जेक्ट से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते। उस सब्जेक्ट में कोई ख़ास टॉपिक होता है जिससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यही वो टॉपिक है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इस जानते हुए भी हम स्टूडेंट जो है वो इस पोर्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये याद करने में बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। तो अगर आप यूट्यूब पर कुछ पढ़ने आए हैं तो आप कुछ रेलिवेंट ही पढ़ लीजिए, वैसा टॉपिक को पढ़ लीजिए और आप लोग स्मार्ट स्टडी करिए और हार्ड वर्किंग वालों से आगे निकल जाइए कि जिससे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टॉपिक जो है वो छोटा है। तो यदि आप इसी तरह से स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, छोटे छोटे टॉपिक को कवर करना चाहते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे चैनल सरकारी स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं और आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों अनुच्छेद एक आर्टिकल एक जो है वो यह घोषणा करता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। इसको कैसे याद करें तो नंबर 1 पर सभी पहुंचना चाहते हैं। नंबर 1 क्या है? कहते हैं कि हमारा देश विश्व में सबसे अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसका मतलब हम लोग उसको पूरे दुनिया में नंबर 1 मानते हैं। तो अपने आप को भी दुनिया में नंबर 1 मानिए कि हम लोग सबसे दुनिया में नंबर 1 कंट्री के जो है वो नागरिक है। तो इसलिए अनुच्छेद एक जो है भारतीय राज्यों का संघ है। इसको जो है वो आप उसको इस तरह से कोडिंग करके याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहा जाता है? 3, तो अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अव्यवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकती है। अब उसके बाद अगर भारत राज्यों का संघ बना है तो उसके बाद क्या है? राज्यों का संघ है तो अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ आया, राज्य आया। और राज्य जो आया तो नए राज्य बनाना, राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 5 के अंतर्गत क्या आएगा? तो 5 के अंतर्गत आएगा कि संविधान के प्रारंभ होने से के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हो। कहने का सीधा मतलब है कि संविधान के बनने से पहले जो आदमी यहाँ रह रहा है वो भारत का नागरिक है। ऐसा कहता है संविधान का अनुच्छेद जो है 5। आर्टिकल 5 जो है ये बात आपको कहता है, नागरिक का दर्जा देता है अनुच्छेद 5। 1 देता है भारतीय राज्यों का संघ है। 3 देता है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर चलते हैं। 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। उसके बाद है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मतलब ये है कि भारत के राज्यों का जो संघ है वो भारत कैसे काम करेगा, उसका शक्ति किसके पास है? तो उसका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। दिखावटी शक्ति राष्ट्रपति के पास है क्योंकि वो सिर्फ साइन करता है और सारा काम तो जो है वो विधानसभाएं करती है, लोग जो है केंद्र में कैबिनेट करता है। उसके बाद क्या है? 64 में अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आपको ऐसे भी याद रखने की जरूरत है। और ये बात कौन कहता है? तो अनुच्छेद जो है 64 कहता है। 74 में क्या करता है? एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है। यह पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। ये काम कौन करता है? तो ये काम जो है 74 करता है। आर्टिकल 74 जो है इस काम के बारे में हमको बताता है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। हम लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोग इस तरह से याद करिए कि जो भी महान काम इंडिया में सबसे बड़े काम जो होते हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्टमेंट में जो टॉप का आदमी होता है उसका जो नियुक्ति और उसका जो है उसको रिजाइन मार के जो उसके बाद अपना रिजाइन पत्र जिसको सौंपता है वो जो है राष्ट्रपति सौंपता है। ये सारे चीज़ों पे लागू हो जाएगा। किसी भी डिपार्टमेंट में आप टॉप का चीज़ ले लीजिए, जैसे न्याय व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी तो उसके बाद जो है उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी डिपार्टमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही
रेगुलेट की जाती है। तो इस तरह से आप कोडिंग करके चीज़ों को याद कर सकते हैं आसानी से। स्मार्ट स्टडी करिए और हार्ड वर्किंग वालों से आगे निकल जाइए। आगे बढ़ते हैं। 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। ये बात कोष में कहा गया, इस बात 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होता है कि प्रशासनिक एवं विधायिक मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचना दे, और इस प्रकार से सूचना जो आवश्यक समझे वो राष्ट्रपति को दिया जा सकता है। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ में, क्योंकि हम लास्ट में भारतीय अनुच्छेद जो है वो याद करने का एकदम ट्रिक, हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप मरते दम तक उस ट्रिक को नहीं भूल पाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 86, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का जो अनुच्छेद है वो किसके अंतर्गत आता है? तो 86 के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 108 अनुच्छेद कहता है किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। 110 में क्या है कि धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान करता है और स्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ, बिना संदेश के साथ संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। तो ये बात किस में कहा गया है? 111 में कहा गया है कि यदि कोई बिल के बारे में हमको पास करवाना है तो पहला बार उसको अच्छा नहीं लगेगा तो भेज सकता है, लेकिन दूसरा बार भी अगर जो है संसद जो है राष्ट्रपति के पास भेजा कि इसको पास करना है तो राष्ट्रपति जो है उसके आज्ञा को टाल नहीं सकता है। और उसके बाद आगे 112 में है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। ये बजट पेश करने का जो है वो किसके अंतर्गत है? तो 112 के अंतर्गत है। बने रहिए वीडियो के साथ में, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में हर टॉपिक जिस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसी तरह इस टॉपिक के अंदर हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतिम में मैं आपको बताऊंगा एकदम इंपॉर्टेंट आर्टिकल की उस आर्टिकल के अलावा और कोई आर्टिकल एग्जाम पूछा ही नहीं जाता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कि मान लीजिए कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अगर कोई कानून बनाना है तो वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति जो है इस काम को कर देगा। धारा 370 जम्मू कश्मीर वाला और उसके बाद 35 से जम्मू कश्मीर वाला इसी तरह से निकला था। उस समय संसद नहीं चल रहा था, लेकिन राष्ट्रपति जो है एक छोटा सा अध्यादेश जारी करके संविधान के संसद को इस आर्टिकल को, भारत के माथा के दर्द को जिंदगी भर के लिए हमेशा के लिए मिटा दिया। और माननीय प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी का बहुत बड़ा गलती को जो है वो सुधारा गया। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। उसके अंतर्गत जो है वो सर्वोच्च जो है वो न्याय की व्यवस्था की जाएगी। यह 124 के अंतर्गत लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 129, सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब उसमें जो न्याय दी जाएगी उसका जो पालन है वो सारे देश में किया जाएगा। 148, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में जो हाई लेवल का चीज़ होता है उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा कोडिंग है, इसको आप याद कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर उसमें राष्ट्रपति है तो उसको लगा दीजिए, लेकिन याद रखिए उस डिपार्टमेंट में, उस क्षेत्र का सबसे हायर लेवल का जो है ऑफिसर की नियुक्ति होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 163 में राज्यपाल के कार्यों में सहायता में सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं शीर्ष स्तर पर मुख्यमंत्री होगा। राज्य के स्वाभाविक संबंधों के कार्यों में मंत्रिपरिषद के सुरक्षा सुझाव लेने के लिए वह बाध्य नहीं होगा। फिर से हम लोग समझते हैं, राज्यपाल के कार्यों में सहायता में सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसीलिए टकरार होता है कहाँ? दिल्ली में
इसीलिए तकरार होता है कहाँ, केरला में। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद के जो कार्य है, राज्यपाल एक का एक व्यवस्था किया गया है किसी भी स्टेट में, राज्य में। वह जो राज्यपाल है अपने विवेक के आधार पर जो है वो कोई निर्णय ले सकता है। वह मंत्रिपरिषद का गुलाम नहीं होगा कि उसको कोई काम करना है तो मंत्रिपरिषद से पूछ के करेगा। अगर मंत्रिपरिषद को अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं करेगा, ऐसा काम नहीं है। और राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 169 जो है राज्यों में विधान परिषदों की रचना, उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संबंध द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 200 कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है, इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संसद संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह स्वीकृत नहीं कर सकता है। बस वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ था उसको स्टेट गवर्नमेंट पे उतार दिया गया है। उसमें यह काम जो है 111 में हो रहा था और इसमें यह काम जो है वो आपको 200 में हो रहा है। बस बात यही है और तो कुछ है नहीं। और उसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 213 राज्य के विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। सेम चीज़ है जिस तरह से हम लोग जो हैं हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रिपरिषद एक इसमें कार्य में सुधार लेने के लिए बाध्य नहीं होगा, उसी तरह जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। यह बात जो है 214 में कहा गया है। 226 में कहा गया है कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ दी गई है 226 में। 263 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय परामर्श से दी जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। छोटे न्यायालय पर नियंत्रण किसका रहेगा? तो उससे जो बड़े जो न्यायालय है उसका नियंत्रण रहेगा। और ये बात जो है वो 235 में कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है, एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन जो प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। अगर वह उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है, या प्रशासन का नियुक्ति कर सकता है। यही काम जो होता है वो जो है दादर नगर और हवेली में, सिलवासा में, इस टाइप के जो क्षेत्र है वहाँ पे यही काम होता है। अनुच्छेद 243 इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तराधिकारी से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 245 में संसद संपूर्ण देश से इसके किसी हिस्से के लिए राज्य विधान पालिका अपने राज्य या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ये बात कहा गया 245 में कि संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है। यह बात जो है 245 में कहा गया है। 248 में कहा गया है कि विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। मतलब कहने का मतलब है कि कानून जो है वो बनाने का अधिकार जो है, और छोटा मोटा चीज़ छोड़ दी जाए तो जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है और किसी के पास नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोक वर्ष को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे, तब वह ऐसा कर सकती है। यह बात जो 249 में लिखा गया है। उसके बाद है कि 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। उसके बाद 263 में क्या कहता है? 263 में कहता है कि केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। 266 कहता है कि भारत की संचित निधि, इसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहेंगी। विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 267 में क्या है? संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। इसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि उत्पन्न कर सकती है। उसके बाद क्या है? 275 में केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति 280 अनुच्छेद है कि राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे, जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। उसके बाद अनुच्छेद जो है वो 300 है, किसी भी राज्य को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित जो है वो किया गया है। क्या किया गया है कि 300 क के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। यह पहले मूल प्रावधान था, पहले अधिकार था, लेकिन अब इसे अधिकार से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 300 क में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में इसे व्यवस्थित किया गया। मतलब अब ये मूल अधिकार नहीं रहा, अब ये कानूनी अधिकार रहा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपका जो संपत्ति है वो आपका संपत्ति नहीं है, अल्टीमेट उस पर जो है भारत का संघ का अधिकार है, संघ का अधिकार है, केंद्र सरकार का अधिकार है, संविधान का अधिकार है। 312 क्या कहता है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा क्या होता है? अगर मान लीजिए कि भारत में व्यवस्था अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और इस बेरोजगारी को समस्या को समाधान के लिए अगर मान लीजिए राज्यसभा में कोई राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको अगर बुद्धि खुल गई, वो चाह लिए कि नहीं भारत के बेरोजगारों का कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए, तो वो जो है एक नई व्यवस्था लेकर आ सकते हैं, एक नई कंपनी का गठन करवा सकते हैं कि जिसमें जो है जो अखंड बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास अपना काम करने का, जिसके पास रुपया का कोई सोर्स नहीं है, उनको वो अनुशंसा करके जो है डायरेक्ट या फिर कुछ उनको अच्छा स्पेशल लीवरेज दे करके, कोटा दे करके उनको नौकरी का इस टाइप को करवा सकती है। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी इन लोग नेता लोग ऐसे हैं कि हम लोग उनको वोट दे के चले जाते हैं और वो अपना जो है दुख दर्द भूल के अपना ऐश मौज में जो है वो लग जाते हैं। आगे है अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये बात जो है 326 में कहा गया है। 331 में कहा गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे तो उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको आंग्ल समुदाय के भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत जो है वो कर सकता है, और ऐसा होता भी है। 332 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछी जाती है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वह 312 अनुच्छेद 332 अनुच्छेद के अंतर्गत है। वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे कि उस आर्टिकल को छोड़ के और कोई आर्टिकल के बारे में पूछा नहीं जाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वह पहले का समय नहीं रहा कि अब एक वैकेंसीज की 2 से 3 पेपर होती है, अब एक वैकेंसीज की 40 से 50 पेपर्स होते हैं। इसमें क्वेश्चंस में इतने वेरिएशंस आ गए, इसलिए आपको जो है वो बेसिक्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी टॉपिक को छोड़ कर नहीं चल सकते, किसी भी टॉपिक में स्पेशल चीज़ को लेकर नहीं चल सकते, आपको स्पेशल हर चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चंस में वेरिएशंस आ गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का सभा में मनोनयन जो है 333 में होता है। 335 अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण का जो प्रावधान है वो 335 में है कि SC ST वर्ग के जो है को सेवाओं में जो आरक्षण है वो 335 में जो है वो दिया गया। आरक्षण का वो क्या किस में दिया गया है? तो वो आरक्षण का जो सुविधा 335 आर्टिकल में दिया गया है। यदि आप आरक्षण का लाभ उठाते हैं तो आपको 335 आपके जवान पे होना चाहिए कि आप जो 335 आर्टिकल का लाभ उठा रहे हैं, और इससे जो है एग्जाम में बहुत सारी क्वेश्चन जो है पूछी जाती है। 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। यह इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन गया कि 343 संघ की आधिकारिक भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, आधिकारिक भाषा होगी। उसके बाद जो है हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की अभी तक ले कोई एक भाषा नहीं है। भाषा के आधार पर जो राजनीति होती रही है उसका हम सभी लोग जो है अब भुगत जो है वो भोग रहे हैं। पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया और भारत जो है बेरोजगारों का देश बन करके रह गया है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम लोग एकमत नहीं है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इस पर क्या राय है आप जो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 347 में क्या कहा गया है कि यदि किसी राज्य में
पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हो और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो उनकी अनुमति जो है राष्ट्रपति दे सकता है। और इसी कारण जो है कि संसद में पहले 8 भाषा थी, अभी 8 भाषा से ज़्यादा बढ़ के संख्या हो गई है। उसके बाद हम लोग चलिए 351, यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वो भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के अभिव्यक्ति का माध्यम बने, जबकि इसके बारे में कुछ होता नहीं है। ये बात किसमें कहा गया है? ये बात जो है 351 में जो है वो कहा गया है। 352 क्या कहता है आपका? राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य कारण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप जो है वो खतरे में है, 352 के अंतर्गत जो है आपात स्थिति की जो घोषणा है वो कर सकता है। 356 में क्या है? यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 1 साल पहले जो है जिस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनाव का समय था तो उस समय बंगाल में ऐसे ही राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा रही थी। तो यह जो है आपको आर्टिकल जो है 352 में इसका उल्लेख मिलता है। आपके जवान पे होनी चाहिए आर्टिकल। अनुच्छेद 356 में चलते हैं। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र सफल हो गया है, असफल हो गया है तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये बात 356 में दिया गया है। ये बात आपके जवान पे होनी चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पर जो है बंगाल में कुछ समय पहले जो है इसके बारे में लोग अनुशंसा कर रहे थे। 360 में यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता साख खतरे में है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। या 360 में है, आपको एकदम से जरूर याद होना चाहिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि आर्टिकल्स को याद करने का मैं एक ट्रिक वाला वीडियो लेके आऊँ तो आप लोग जो है इस वीडियो को कमेंट करिए। मैं अगर कमेंट इस स्थिति में रही कि उसे वीडियो बनाया जा सकता है तो मैं आर्टिकल्स को याद करने का एकदम ट्रिक, ऐसा ट्रिक लेके आऊँगा कि आपको एक बार याद करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ज़िंदगी भर आपको याद तो नहीं रहेगी, कम से कम आपको जो है वो एग्जाम तक जरूर याद रहेगी। तो आप लोग ट्रिक, आर्टिकल्स को याद करने का ट्रिक अगर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 365 में चलते हैं कि यदि किसी राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना कि विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति नहीं है, राष्ट्रपति जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यह बात 365 में दिखा गया है। ये जो भी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने का जो आर्टिकल्स है उसके बाद कौन सा आर्टिकल है, उसके बाद जो है वित्तीय आपातकाल या फिर आपातकाल लगाने के जो आर्टिकल्स होती हैं, या उसके बाद जिससे आपका लाइफ अफेक्टेड हो रहा है, जिससे आपका लाइफ इंस्पायर्ड है, जैसे कि आप रिजर्वेशन का यूज करते हैं, ये जैसे कि आपको भारत के संविधान के नागरिक हैं तो संविभाग जो है वो राज्यों का संघ है तो एक में कहा गया है। तो इसके बाद कौन से अस्पृश्यता संबंधी कानून किसके अंतर्गत आता है, तो स्पेशल आपको अगर कोई प्रोटेक्शन दिया गया जिससे आप जो है प्रभावित है डायरेक्टली तौर पर, उस आर्टिकल को याद रखिए हमेशा, क्योंकि वो एक आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बने रहिए वीडियो के साथ में क्योंकि हम आगे आपको बताएंगे ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपको एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है और सभी आर्टिकल्स की अपेक्षा, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस में वेरिएशंस आ गए इसलिए आपको हर आर्टिकल जो है उसके बारे में बेसिक जो जानकारी जो है वो जरूर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति का वर्णन है जिसको हटा दिया गया है और भारत के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके बारे में आप लोग क्या बहुत सोचते हैं? 35 से हटाया गया है, उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और 371 जो है वो हट चुका है। 371 के बारे में पढ़िए कि यदि राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि जो विशेष क्षेत्र है उसके लिए राष्ट्रपति जो है बोर्ड स्थापित कर सकता है। बिहार जो है अति पिछड़ा राज्य है, उड़ीसा जो है पिछड़ा राज्य है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कोई कदम उठाना जाना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अनुच्छेद 394 का भारत राष्ट्रपति अपने संविधान के अंदर क्या इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा अनुवाद कराएगा। या 394 का के अंतर्गत जो है वो जो है वो अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 395 भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है रद्द किया जा
सकता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम में 100% आते हैं या जिसकी आने की संभावना जो है बहुत ही ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन, ये हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। मैं अब हम आपको बताऊंगा कि जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो कौन से हैं। अनुच्छेद 1 में है जिसमें कहा गया है कि संघ जो है, संघ नाम और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कि भारत जो है राज्यों का संघ है या अंतर्गत अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। नए राज्यों का गठन या उसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार, शायद ये नए राज्यों का गठन और जो है अनुच्छेद 3 में है, यहाँ पे गलत दिखा गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सही क्या है। अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो मूल अधिकार बताता है। अनुच्छेद 12 से जो 35 तक का जो आर्टिकल है वो आपका मूल अधिकार जो है वो बताता है। तो आप लोग जो है उसको इसको 100% याद रखेंगे। इसको VBI करके रख लीजिए दोस्तों। आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं यदि आप जो है इसका नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं जो भी आपको VBI बताता हूँ उसका आप लोग नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस का एक सेट होता है, उसका आप लोग जरूर जो है वो VBI बना सकते हैं। दोस्तों स्टार लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है, चाहे वो मुकेश अंबानी का है नहीं हो, चाहे उसका भाई अनिल अंबानी का है नहीं हो, चाहे हम और आप का है नहीं हो। भारत के संविधान में अनुच्छेद है कि सब पर एक कानून चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या राय, आप कमेंट करके बताएं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। ये आपका VBI इंपॉर्टेंट चीज हो गया, इसको आपको पढ़ने का जरूरत है। अनुच्छेद 19 एक प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। उसमें जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की लोकतंत्र की चौथी जो पिलर है प्रेस को कहा जाता है, और प्रेस की जो है स्वतंत्र रहना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि जैसा कि भारत के एक प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करने का एक बहुत ही निकृष्ट प्रयास किया था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 की ओर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है हर व्यक्ति को, अनुच्छेद 21 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में जो बाल श्रम प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। ये सब कुछ आर्टिकल्स है जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है दोस्तों, इसके बारे में जो है आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है बच्चों का शोषण से संबंधित आर्टिकल है। अनुच्छेद 36 से जो है 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। जैसा कि आप लोगों ने देखा 12 से जो 35 तक है वो मूल अधिकार से संबंधित है, और उसके बाद अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो आपको एक तरह से कोडिंग करके भी याद कर सकते हैं कि किसी भी तरह के अधिकार से संबंधित कोई आर्टिकल होगा तो उसको 12 से 35 के बीच में ही होगा। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ एलिमिनेशन करके भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। उसके बाद जो है आपको किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कोई क्वेश्चंस आएगा तो उसका जो आंसर होगा 36 से 51 के बीच में होगा। यदि आपका ऑप्शन जो 36 के 51 के बीच में कोई एक है तो आप आंख बंद करके उसमें लगा दीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यदि आप मैट्रिक और इंटर लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो अब तो जो है ऑप्शन इसी प्रकार के सेट किए जाते हैं कि ताकि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है कि चूँकि भारत के बापू का सपना था कि राज्यों में पंचायतों का गठन हो, पंचायती व्यवस्था से देश चले, तो उसका गठन किया गया 40 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इम्पोर्टेंट 40 जो है हो जाता है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क जो है वो शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 45 में। यदि आप भी सरकारी स्टूडेंट से पढ़े हैं, सरकारी क्लास में सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपके मुंह पर 45 होना चाहिए, आर्टिकल 45, क्योंकि बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। यदि आपको अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य के बारे में आपको दिया गया है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, अधिकार जो है वो दिया गया है आपको। भारत का जो मूल अधिकार है, जो लोगों का अधिकार है, वो अमेरिका के संसद से लिया गया। जो मूल कर्तव्य है आपको रूस के संसद नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में है, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में है। उसके अनुच्छेद 51 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे। अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 72 में क्या राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, जैसे कि किसी
आपने हमने किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, उसके बाद उसकी फांसी की सज़ा हो गई, उसने विकट परिस्थितियों में यदि अगर मर्डर किया है, यदि उसके पास यदि कोई स्पेशल टैलेंट है, यदि भारत के संविधान सरकार चाहे तो अगर उसको टैलेंट से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसको क्षमा कर सकता है कि चलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ, और जो है आप जो है भारत देश के जो हित में जो है वो काम करिए, क्योंकि आपने जो जघन्य अपराध किया वो था, वो गलती से हो गया या फिर क्रोध के वश हो गया या किसी ऐसा सिचुएशन के अंतर्गत हो गया जिसमें आपकी भी जान जा सकती थी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 74 में जो है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन है। यदि आप भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पसंद करते हैं तो आपको अनुच्छेद जो है 74 आपके मुंह पे होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन जो है अनुच्छेद 74 इस पर इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह से, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना अधिक हो जाती है। अनुच्छेद 79 में भारत संसद का गठन के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 80-81 राज्य लोक सभा का गठन के बारे में 80-81 में बताया गया। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन जो है वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बताया गया। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 244 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के बारे में बताया गया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। अनुच्छेद आगे बढ़ते वित्त आयोग का जो है वो दूसरे 80 में दिया गया है। अनुच्छेद 324 जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो अनुच्छेद 324 में बताया गया। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद जो 330 है वो अनुच्छेद 343 संघ की राज्य भाषा क्या होगी उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 में आपको याद करना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 में दिया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान 356 में, वित्तीय संकट का प्रावधान 360 में, संविधान संशोधन प्रावधान 368 में, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा 370 में दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो है इसके बारे में हम लोग जो है वो बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं कि आर्टिकल्स याद करने का एक बहुत ही ये हमने आप लोगों को बेसिक बता दिया कि आपको चूँकि क्वेश्चंस में जो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ गए हैं, चूँकि अब एक वैकेंसीज की बहुत सारी एग्जाम्स होती है, इसलिए आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, तभी आप रूल ऑफ एलिमिनेशन लगा पाएंगे। कोई 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आसानी से हटा पाएंगे, 3 ऑप्शन आसानी से हटा पाएंगे। और यदि आपने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं भी की हो, टारगेटेड स्टडी नहीं भी की हो, तब भी आप जो है एक रूल ऑफ एलिमिनेशन लगा करके जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे एक ट्रिकी वीडियो लेके आ रहा हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना राय बताइए इस वीडियो के बारे में। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसके बारे में बता सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्या खराब लगा, क्या बुरा लगा, इसके बारे में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को